स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाम्बिया में 66 यानी 66 बच्चों की मृत्यु का कारण, मौत का कारण भारत की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले 4 कफ सिरप यानी खांसी में जो हम सिरप पीते हैं उसको ठहराया है। यह कफ सिरप मेडन फार्मास्यूटिकल जो एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है वो बनाती है। अब WHO ने इतनी बड़ी बात कह दी है और भारत को एक वर्ल्ड फार्मेसी भी बोला जाता है। अभी कोविड-19 के दौरान भी जब क्लोरोक्विन की जरूरत हुई, जब वैक्सीन की जरूरत हुई, तो भारत ने गरीब देशों तक दवाइयां पहुंचाई, वैक्सीन पहुंचाई। और भारत जेनेरिक ड्रग मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, ब्रांडेड नहीं, जेनेरिक ड्रग मार्केट में। तो WHO का ऐसा इल्जाम लगाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। भारत की जो इमेज है उसको क्षति पहुंचाने वाली बात है, एक इमेज पे बट्टा लगने वाली बात है। तो इसको हम समझेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है और भारत में जो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल होता है उसको, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, यानी हु इज रिस्पॉन्सिबल इन इंडिया। तो सबसे पहली बात क्या है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स, यानी जो भी दवाइयां, जो भी मेडिकल चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है। यह समझने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे ये ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। यहां आपको सेशन की PDF और आपके कोई जवाब, सवाल कुछ भी हैं तो आप तीनों जगह मेरे से पूछ सकते हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा, वेडनेसडे यानी पिछले वेडनेसडे को यह खबर आई थी कि 66 बच्चों की मौत हो गई वेस्ट अफ्रीका में, गाम्बिया देश में। और इनको बोला कि उन्होंने कफ एंड कोल्ड का जो सिरप पिया उनकी वजह से उनकी मौत हुई। 4 कफ एंड कोल्ड सिरप की यहां बात हो रही है, जिसको बनाया है मेडन फार्मास्यूटिकल ने। तो WHO सबसे पहले क्या है, WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। ये एक संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसका काम क्या है, कनेक्ट नेशंस, पार्टनर्स एंड पीपल टू प्रमोट हेल्थ, यानी देशों को, व्यक्तियों को और पार्टनर्स को जोड़ना ताकि स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों को आगे ले जाया जा सके। कीप द वर्ल्ड सेफ, यानी दुनिया को सेफ रखा जाए। सर्व द वनरेबल, यानी जो हाशिए पे लोग हैं उनकी मदद की जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सो एवरीवन एंड एवरीवेयर कैन अटेन हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्थ, यानी हर व्यक्ति हर जगह स्वास्थ्य के मामले में अच्छी सेवाएं पा सके। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक वैश्विक स्तर पे एफर्ट करता है टू एक्सपैंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी वैश्विक स्तर पे सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उनको बढ़ाने का प्रयास को आगे ले जाने की कोशिश करता है WHO। WHO का कहना है वी डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट वर्ल्ड्स रिस्पॉन्ड टू हेल्थ इमरजेंसीज, यानी जो भी जैसे कोविड-19 हुआ तो एक इमरजेंसी थी, तो इसमें लोगों को, सारे देशों को डायरेक्ट करता है, उनके एफर्ट्स को, उनके रिस्पॉन्सेस को कोऑर्डिनेट करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एंड वी प्रमोट हेल्दियर लाइफ्स, यानी स्वस्थ जीवन को आगे बढ़ाते हैं। फ्रॉम प्रेगनेंसी टू केयर थ्रू द ओल्ड एज, यानी बच्चा जब पेट में प्रेगनेंसी के दौरान जन्म लेता है तब से लेकर उसके मृत्यु, ओल्ड एज तक उसकी पूरी स्वास्थ्य की देखभाल करना, ये सारे टारगेट्स हैं WHO के। अब जो टॉपिक है उसमें क्या है, WHO का एक मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट है। उसने बोला कि 4 इंडिया के मेडन फार्मा के बनाए हुए 4 पीडियाट्रिक सिरप्स, पीडियाट्रिक्स क्या होता है, बच्चों का डॉक्टर या बच्चों की दवाइयां, तो बच्चों के लिए जो सिरप बनाए गए थे, WHO ने अपनी लेबोरेटरी एनालिसिस में कहा कि उसके अंदर 2 केमिकल्स अनएक्सेप्टेबल मात्रा में पाए गए, जिनकी वजह से 66 बच्चों की मृत्यु हुई। वो 2 अनएक्सेप्टेबल
केमिकल्स यानी रसायन कौन से थे? डाई इथाइल ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल। उनको कंटामिनेंट्स बोला जाता है, यानी उसको वो खराब करते हैं मेडिकल प्रोडक्ट्स को, और ज्यादा मात्रा में ये घातक साबित होते हैं, किडनी खराब कर देते हैं। तो ये पाया गया कि इन 4 सिरप्स में WHO की लैब में वो ज्यादा मात्रा में थे। अब देखो, ये होता है डाइल इथाइल ग्लाइकॉल और ये होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये दोनों पाए गए। ठीक है, अब WHO ने एलेज किया है, ये बोला है, ये कहा है कि all batches of these products should be considered unsafe until they can be analyzed by relevant national regulatory authorities। यानी उन्होंने बोला है कि इन सिरप्स के सारे बोतलों को कंटेमिनेटेड, अनसेफ मानना चाहिए, कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक भारतीय जो हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो उनका लैब में टेस्ट कर कर उसके विपरीत साबित ना कर दें, तब तक इसको अनसेफ मानकर चलना चाहिए और इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये अनसेफ कहा है WHO ने। अब देखिए, WHO ने तो इसको अनसेफ कह दिया, अब समस्या क्या है? द प्रोडक्ट्स may have been distributed elsewhere through informal market, कि ऑर्गेनाइज तरीके से ये सिरप्स ना बेचे गए हों, ये अनऑर्गेनाइज तरीके से इलीगली बेचे गए हों गाम्बिया में, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो फार ये सिरप सिर्फ गाम्बिया में पाए गए हैं WHO के मुताबिक। WHO said the alert advising regulators to remove these syrups from the market। अब देखिए, कई सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जो सिर्फ निर्यात के लिए बनाई जाती हैं, कई सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जो निर्यात और आपके डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी बनाई जाती हैं। ये जो 4 सिरप हैं, इनके बारे में बोला जा रहा है कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बनाई गई थी, और गाम्बिया यहां एक बहुत ही छोटा सा देश है वेस्ट अफ्रीका में, तो ये एक समस्या आई है। अब आगे कौन रिस्पॉन्सिबल है ये समझने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियसली सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपको करना चाहिए, देखिए यूपीएससी कोई हवा चीज नहीं है कि आपको डर लग जाए कि यार मैं इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकता हूं, मैं तो पढ़ने में अच्छा नहीं था, मेरे से तो इतना पढ़ाई नहीं किया जाएगा। ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। यूपीएससी में सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, डेडिकेशन, मोटिवेशन और हार्डवर्क। अगर वो आप तीनों में ये 3 आप में हैं, तो हम आपके लिए हैं आपकी तैयारी को एकदम नया आयाम पे ले जाने के लिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस कोर्स में एनरोल करना है, और ये हमारा स्टडी आईक्यू का आखिरी फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें बेसिक से पढ़ाई जाएंगी। हम मानकर चलेंगे कि आपको इसके पहले कुछ नहीं आता। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी की जाएगी। इसमें सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी, 900 घंटे से ज्यादा की। साथ ही साथ इसमें खास तौर से आप लोगों को मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपकी तैयारी में आपके फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की तरह काम किए जाएंगे। आप इनसे फोन पे, आप इनसे व्हाट्सएप पे रीच आउट करके अपने डाउट्स, अपनी समस्या क्लैरिफाई करा सकते हो पूरे दिन में। कुछ नहीं करना है आपको। ये 24,499 का कोर्स है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको ये कोड लगाना है, तो आपको ये 18,999 यानी 19,000 रुपए में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। और एक बात और समझ लीजिए, ये एक इवनिंग बैच है, शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस होंगी। 18 अक्टूबर से इसकी क्लासेस चालू हो रही हैं, तो देर मत करिए, ज्यादा समय नहीं है। अभी आ जाते हैं। मेडन फार्मा ने ये 4 सिरप बनाए थे। मेडन फार्मा 32 साल पुराना एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसके 2 मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट हैं, एक हरियाणा, दोनों हरियाणा में, और इसका कोई भी प्रोडक्ट इस समय भारत में नहीं मिल रहा है। मतलब ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाता है। अब भारत का ये कहना है, भारत ने कहा कि WHO ने ये सब तो बोल दिया है, अच्छी बात है, बोल लीजिए जो बोलना है, लेकिन भारत ने बोला है कि अभी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं WHO से, क्योंकि वो यूएन एजेंसी है, हम उनकी बात का रिस्पेक्ट रखेंगे, लेकिन
हमें चाहिए प्रूफ की 1-on-1 कॉजल कनेक्शन होना चाहिए कि उनने ये दवाई पी और इस दवाई की वजह से उनकी डेथ होगी। ऐसा कनेक्शन ढूंढकर डब्ल्यूएचओ को हमें बताना पड़ेगा, नहीं तो ये जो एलिगेशन लगाया है ये एलिगेशन उनको फिर वापस लेना चाहिए, ये बोल रही है भारत सरकार। अब WHO said information received from India's Central Drug Standard Control Organization indicated manufacturer had only supplied contaminated medication to Gambia. WHO कहना है कि हमने पूछा भाई ये दवाइयां कहां से पाई गई हैं, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे मेडन फार्मास्यूटिकल ने बनाई है और सिर्फ गाम्बिया में सप्लाई करी थी, ये ऐसा बोला सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की। और इसके जिम्मेदारी ये है कि वो देखे, रेगुलेट करे कि भाई जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड के बन रहे हैं, ये इनकी जिम्मेदारी ही बनती है। तो इन्होंने बोला सिर्फ गाम्बिया में अब सप्लाई किया है इस मैन्युफैक्चरर ने। WHO मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट सिस्टम जो है उसने ऐसा डिजाइंड है टू वार्न मेंबर स्टेट एंड पब्लिक ऑफ एग्जिस्टिंग डेंजरस मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड एनकरेज इंक्रीज्ड विजिलेंस एंड अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी एक्शन। ये जो मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट सिस्टम है WHO का, ये इसलिए बनाया गया है ताकि अगर कोई खराब प्रोडक्ट आता है मेडिकल प्रोडक्ट तो ज्यादा लोग को हार्म ना करे, ताकि लोग इसके बारे में चिंतित रहें, जानकारी रहे, और अगर किसी ने गलत चीज बनाई है तो उसके खिलाफ रेगुलेटरी एक्शन लिया जा सके। और इसी मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट ने 5 अलर्ट इशू किए थे दवाइयों के 2022 में, कर चुके हैं 5 अलर्ट, 11 2021 में किए थे, 7 2022 में किए थे और 11 अलर्ट 2019 में भी किए थे। तो ये अलर्ट करते रहते हैं, इनकी जो लैब है वो टेस्ट करती रहती है। अब सवाल ये उठता है, डेथ ऑफ 66 चिल्ड्रन इन गाम्बिया इज अ ब्लो टू इंडियाज इमेज, जिसको फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ये इमेज पे एक दाग तो है, अगर ये साबित हो गया तो इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे प्रोडक्ट नहीं चाहिए कि जो हमारी इमेज खराब कर दे। क्यों? क्योंकि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवाई बनाने वाला देश है और जेनेरिक ड्रग, ब्रांडेड ड्रग होती है, जेनेरिक ड्रग होती है। अब आजकल ऐड आता है ना, दवा इंडिया, दवा इंडिया का ऐड नहीं आता है, लार्जेस्ट जेनेरिक फार्मेसी। जेनेरिक फार्मेसी क्या होती है? जब आप दवाई लेने जाते हो आप वो क्या बोलते हो, यार कॉम्बी फ्लैम दे दो, लेकिन कॉम्बी फ्लैम का या क्रोसिन दे दो, तो लेकिन उसका वो तो एक उसका ब्रांड नेम है। अगर आप दवाई का वो पढ़ोगे पत्ता तो उसके पीछे उसका सॉल्ट भी लिखा होता है, तो क्या क्या चीजें पड़ी हैं। जब सिर्फ सॉल्ट नेम से दवाई बिकती है तो उसको जेनेरिक ड्रग बोलते हैं। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है दवाइयों का और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है जेनेरिक ड्रग का, एक्सपोर्ट करता है। और भारत की सप्लाई से 50% अफ्रीकी देशों की जेनेरिक ड्रग देता है, 50%। अराउंड 40% ऑफ जेनेरिक डिमांड्स ऑफ यूएस भारत मीट करता है और 25% ऑल मेडिसिन इन यूके भारत सप्लाई करता है। 2022 में इंडिया ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट निर्यात कितना था? 24.6 बिलियन डॉलर का अभी तक एक्सपोर्ट 2022 में, जो पिछला साल था उसमें हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, अभी फाइनेंशियल ईयर 23 चल रहा है। ग्रोइंग उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितना था? 21 में 22.4 बिलियन था। तो अगर हम प्रोजेक्शंस की ध्यान दें, उसको बाद में देखेंगे, प्रोजेक्शंस के अगर हम ध्यान दें तो अगर हम प्रोजेक्शंस की ध्यान दें तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज करंटली वैल्यूड एट $50 बिलियन। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंक्लूड्स नेटवर्क ऑफ 3000 ड्रग कंपनीज, दवाई बनाने वाले 3000 कंपनियां हैं और 10,500 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां हैं। तो अगर हम ये देखें तो ये $42 बिलियन, मतलब अभी यहां कभी यहां है। 2024 में हम $65 बिलियन का मार्केट हो जाएंगे। 2030 में $130 बिलियन का फार्मास्यूटिकल मार्केट भारत का होगा। तो अगर इस इमेज पे बट्टा लगेगा तो हमारे को प्रॉब्लम तो होगी ही कि नहीं होगी? होगी। तो अब सवाल उठता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी अश्योरेंस, यानी क्वालिटी अश्योरेंस की जिम्मेदारी भारत में किसके ऊपर है? इन दवाइयों की, जो भी दवाइयां एक्सपोर्ट की जा रही हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है, यह समझना जरूरी है। तो सबसे पहले समझिए, डैरेन पूनन जो
फार्मा एंड लाइफ साइंसेस प्रैक्टिस है के हैं और नितेश देसाई एसोसिएट्स हैं। इनका ये कहना है कि जो दवाइयां सिर्फ निर्यात के लिए यानी एक्सपोर्ट्स के लिए बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड की जिम्मेदारी भारत की है, यानी सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की है। लेकिन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड जो होगा उसमें भारत की कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि भारत के कानून में प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डिसाइड करने की जिम्मेदारी कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। किसमें मेंशन्ड है? जो दवाई बन रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड है, उसकी जिम्मेदारी भारतीय सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की है। लेकिन वो प्रोडक्ट का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए भाई? अमेरिका में दवाई का कुछ और स्टैंडर्ड है, भारत में दवाई का कुछ और स्टैंडर्ड है, यूके में दवाई का कोई और स्टैंडर्ड है, कितनी प्योरिटी की होनी चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड का भारत में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हो रही है, कितनी अच्छी तरीके से हो रही है, मशीन किस तरीके की है, स्टाफ किस तरीके का है, वो क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रेगुलेट करने की। तो भारतीय सरकार की और संस्थानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी की है कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सिर्फ भारत सरकार की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये हम समझ लिया कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब भारत के ऊपर कंप्लेंट यूएस फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो एफडीए है वो सबसे ज्यादा कंप्लेन करता है अगेंस्ट फैक्ट्रीज आउटसाइड यूएस। वो कहता है क्योंकि उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं कि कोई मीट ही नहीं कर पाता है, अनाप शनाप स्टैंडर्ड बना रखे हैं उनने, तो वो सबसे ज्यादा कंप्लेन करते। ठीक है, consequently several poor manufacturing practices of industry came to forefront, which initially affected many firms adversely but over time led to adoption of better measures which help the sector to penetrate many markets and achieve global credibility। मतलब क्या है कि हमें इन कंप्लेंट से डरना नहीं है। अगर वो कंप्लेंट जायज है तो उसको एक्सेप्ट करना है, अगर नाजायज है तो इग्नोर करना है, अगर जायज है तो उन कमियों को हमें पूरा करना है, क्योंकि ऐसा ही हम आज तक करते हुए आए हैं और उसका हमें फायदा हुआ है, तभी हमें ग्लोबल फार्मेसी बोला जाता है, दुनिया की दवाई फैक्ट्री बोला जा रहा है इस समय। अगर हम अपनी गलतियों से ना सीख रहे होते, अपनी स्ट्रेंथ्स पे ना बिल्ड कर रहे होते, तो हमें ग्लोबल फार्मेसी क्यों बोला जाता? तो हमें भी एक कंप्लेंट को सीरियसली लेना चाहिए, इसको वेरीफाई करना चाहिए और अगर गलती है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, अगर गलती नहीं है तो डब्ल्यूएचओ को बोलना चाहिए कि आपने ये गलत बोला है। ठीक है, तो अभी क्या इशू है? अभी मेजर इशू जो भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, सिस्टम में है, वो है सिस्टमिक इशू, ढांचागत समस्या है, सिस्टमैटिक इशू है, सिस्टम इशू है। क्या है भाई? महेश जगादे जो फॉर्मर महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर थे, उन्होंने कहा डाई इथाइल ग्लाइकॉल हैज बीन फाउंड इन सिरप ऑफर, कई बार पाया गया है। अब इसमें रीजन क्या है? रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड फॉर प्योरिटी, टेस्ट किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, जिन रेगुलेटरी बॉडीज की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इसको चेक करें, वो देखें कि मैन्युफैक्चरर्स ने कंप्लाई किया है रूल से कि नहीं, वो कंप्लायंस कई बार नहीं करते हैं। रेगुलेटरी ओवरसाइट होता है कि यार ठीक है ना, नहीं करते हैं चेक, तो ये गलती है। दूसरी क्या है? जो केंद्र सरकार का जो सिस्टम है उसमें भी कमियां हैं, तो राज्य सरकार के स्तर पे भी कमियां हैं और केंद्र सरकार के स्तर पे भी कमियां हैं, जिसकी वजह से लैक्सिटी होती है, कंप्लायंस को सही से चेक नहीं किया जाता, सही तरीके से सुपरविजन नहीं किया जाता है, देखा नहीं जाता है कि भाई जो दवाई हो रही है उसकी सही से टेस्टिंग हो, प्योरिटी सही से टेस्ट की जाए। तो ये एक असलियत है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इस पे हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, भाई हर जगह होता है, लेकिन हमें इन गलतियों से सीखकर अपने सिस्टम्स को बेहतर कंप्लायंस में लाना चाहिए, बेहतर सुपरविजन रखना चाहिए। अब एक बात समझिए, ओनली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इनटू गाम्बियाज इंसिडेंट्स इज कंक्लूडेड वी विल नो वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाई। जब तक भारतीय
रेगुलेटर, सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये जो एलिगेशन लगाई गई है ये सही है या गलत है। और अगर गलत है तो WHO को जवाब देना पड़ेगा, और अगर सही है तो हमें ये गलती फिक्स करनी होगी। किसकी गलती थी ये, उसको दंडित करना पड़ेगा। And if lapses are found on part of manufacturing plant in India, then both state and central drug regulator could be held responsible. क्योंकि देखिए, जिम्मेदारी अफसरों की है। अगर ऐसा कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से भारतीय इमेज पे बट्टा लगा है, तो जिन अफसरों की जिम्मेदारी थी उनको अकाउंटेबल, उनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि जिस सेक्टर में हम बेहतर कर रहे हैं, हमारी इमेज अच्छी है, उस सेक्टर में हम पे उंगलियां उठ सके। इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज रेपुटेशन में ऑलरेडी बी डन, मतलब अगर ये साबित हो गया तो भाई एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा हमारी इमेज पे। तो हमें ये नहीं होने देना है, हमें एक पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन करनी है, और अगर गलती पाई जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी कि भाई तेरी गलती थी, तूने क्यों किया। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, हम पे लोग विश्वास करेंगे कि अगर कोई गलती पाई जाती है भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में तो भारत के लोग, भारत की सरकार उसको ठीक से करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मेरी आशा है आपको समझ में आया होगा। अब जाने से पहले एक बार फिर से, आखिरी फाउंडेशन बैच है, सब इसकी क्लासेस 18 अक्टूबर से शाम को 6 बजे से चालू हो रही हैं। तो एनरोल कर लीजिए, इसमें आप एनरोल कर लीजिए और पढ़ाई को एक नया आयाम दे सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको ये कोड इस्तेमाल करना है, आपको ये 19,000 रुपए में मिल जाएगा। अब जाने से पहले आप सभी मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करना है तो 3 जगह आप मेरे से जुड़ सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। यहां आप अगर सेशन की PDF चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो, सवाल तीनों जगह पूछ सकते हो। इसी के साथ आप सभी को थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।